हेलो दोस्तों। थोड़ा एक दिन बीच में लेट हो गया, मैं वीडियो नहीं डाला था बट अभी फिर से कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, आज फिर से मैं नया वीडियो एक अपलोड कर रहा हूँ। इसके पहले जो है हम लोगों ने एल्केन डिस्कस कर लिया था। एल्केन के बारे में सब कुछ जान लिया था कि कैसे उसके भौतिक गुण होते हैं, कैसे बनाया जाता है और किस टाइप के उसके रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, और अभी जो हमारे पास जो हमको रासायनिक गुण में हमने बस 2 या 3 गुण बताए थे जिसमें दहन और ये सारी चीजें शामिल थी। तो बचा कुछ हम उसके रासायनिक गुण डिस्कस करेंगे और उसके जो है उपयोग डिस्कस करेंगे कि क्या उपयोग होते हैं। ठीक है, तो 2 गुण हमने डिस्कस कर लिए थे एल्केन के। ठीक है, आज 2-3 और गुड डिस्कस करके फिर ये चैप्टर एल्केन खत्म कर देंगे। ठीक है, तो दो डिस्कस हो गया था, तीसरा हम देखते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भंजन। ठीक है, क्रैकिंग इंग्लिश में बोलते हैं। क्रैक का मतलब होता है, सबको पता है, तोड़ देना। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एल्केन है, जैसे कोई कार्बन 10 जिसके पास है, ठीक है, और उस पे हम बहुत सारा टेम्परेचर डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो 2 अलग अलग हाइड्रोकार्बन में टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डेल्टा का मतलब ताप देना होता है, टेम्परेचर देना होता है। ठीक है, C10H12 है। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे 5 और 5 10 यहाँ पे हो गया 12 10 22। ये हैं दोनों एल्केन ही एक हिसाब से। ठीक है, एल्केन क्या है, इसको एल्कीन मानेंगे, एल्काइन मानेंगे, बट है हाइड्रोकार्बन ही। लेकिन ये जो है इसको बोलते हैं हम डेकेन। ठीक, क्या बोलते हैं, डेकेन। ठीक है, एल्केन में। ठीक है, मेथेन एथेन प्रोपेन उस हिसाब से। ठीक है, और ये आपका किस में टूट जाता है, पेंटेन, और ये आपका दूसरा एल्कीन एल्काइन हाइड्रोकार्बन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा रासायनिक गुण हो जाता है कि जिसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, भंजन, क्रैकिंग जिसको कहा जाता है। क्रैक मतलब तोड़ देना होता है कि कोई बड़ा सा चीज है उसको हम बीच से तोड़ दें। तो सेम इसमें भी हो रहा है, एल्केन में भी हो रहा है। दूसरा जो गुण हमारे पास होगा, ठीक है, वो है जिसको हम हिंदी में कहते हैं समावैवीकरण, या इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको आइसोमेराइजेशन। ठीक है, समावैवीकरण क्या होता है, समावैवीकरण एक चीज, इसकी एक परिभाषा जान लीजिए। समावैवीकरण का मतलब क्या होता है कि ऐसे जो है कुछ रासायनिक यौगिक होते हैं जिनका जो है सूत्र जो होता है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है, जैसे हमने लिखा C5H12। ठीक है, ये क्या है, पेंटेन है। ठीक है, जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं। ठीक है, अब अगर हम NC5H12 आइसो एक नाम लिखते रहे। ठीक है, C5H12। ठीक है, दोनों में क्या है, रासायनिक सूत्र समान है। दोनों के रासायनिक सूत्र क्या है, समान है। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं इसकी संरचना। ठीक है, पहला ऐसे खुला करके लिखते हैं CH3 CH2 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 CH3। ये काउंट करेंगे तो N, N मतलब होता है नॉर्मल, जिसकी श्रृंखला सामान्य होती है। ठीक है, तो सीधी श्रृंखला है। ठीक है, सीधी श्रृंखला है तो इसलिए हम इसको एन लिख देते हैं, पेंटेन। ठीक है, तो क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें। ठीक है, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, फिर से इसी पेंटेन को हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, CH3 CH2 इसमें भी जोड़िए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। 3 3 6 1 7 2 9 3 12 12 हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी आपका पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, दोनों पेंटेन है। ठीक है, लेकिन इसको हम लिखते थे आइसो। आइसो मतलब होता है एक कार्बन के बाद दूसरे कार्बन से कोई श्रृंखला निकली हो, सीधी श्रृंखला ना जा करके, ऐसे सीधे ना जा करके इसमें एक ब्रांच नीचे लग गई। ठीक है, तो इस टाइप को हम आइसो कहते हैं। ठीक है, तो समावैवीकरण इसी को कहा जाता है जब कोई भी रासायनिक यौगिक जिसका फॉर्मूला एक जैसा है लेकिन वो 2 अलग अलग संरचनाओं में लिखा जा सकता है। ठीक है, जिनकी संरचनाएं 2 अलग अलग रूप से हो सकती हैं, जिनके स्ट्रक्चर 2 अलग अलग रूप से होते हैं, लेकिन आप जब जोड़ेंगे तो उनका जो है जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, जो सामान्य सूत्र होता है, वो हमेशा समान आता है। ठीक है,
तो ऐसे यौगिकों को हम समावयवी यौगिक कहते हैं, और यही प्रक्रिया, यही घटना जो है समावयवीकरण कहलाती है, आइसोमेराइजेशन कहलाती है। तो ये दोनों क्या है, सेम ही यौगिक है, पेंटेन है दोनों, लेकिन हमने तो अलग अलग संरचनाओं में लिख दिया है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समावयवीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसी को देख लेते हैं। समावयवीकरण अभी समझ में आ गया होगा किसको कहते हैं समावयवीकरण। अब एक जानिए क्या होता है। ठीक है, बेसिकली हम क्या है, नॉर्मल C5H12 ले लिया। ठीक है, अब इसमें हम कोई कैटालिस्ट ले लेंगे जैसे प्लेटिनम, और इसको 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, तो क्या हो जाएगा, ये आइसोपेंटेन हो जाता है, इसको हम आइसोपेंटेन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल में क्या था, जैसा अभी हमने लिख के दिखाया, CH3 CH2 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 CH3, ये नॉर्मल पेंटेन था। जैसे हमने प्लेटिनम कैटलिस्ट लिया, 400 डिग्री सेल्सियस तक का ताप दिया इसको, ये क्या हो गया, आइसो में परिवर्तित हो गया। कैसे, दोनों क्या है दोनों पेंटेन ही। ठीक है, ये भी पेंटेन है और ये भी पेंटेन है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, नॉर्मल है, सामान्य सीधी श्रृंखला में है, और ये क्या है, आइसो है, आइसोमर हो गया है। ठीक है, तो आइसो का मतलब अगर एक CH3 के आगे CH के साथ सीधी श्रृंखला ना जा करके कुछ नीचे जुड़ गया हो, कोई कार्बन या जो है और ज्यादा कार्बन, 1 या 2 या 3 कार्बन नीचे श्रृंखला में जुड़ जाते हो, तो इसको हम आइसो कह देते हैं। ठीक है, तो क्या है, दोनों का रासायनिक सूत्र समान है, लेकिन दोनों की संरचनाएं अलग अलग हो जाती है, तो इसलिए हम इस प्रक्रिया को समावयवीकरण कहते हैं। तो ये भी एल्केन्स का एक रासायनिक गुण है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट जो आता है हमारा, ठीक है, एरोमेटिकरण जिसको कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिकरण मतलब होता है कि एल्केन आपस में मिल करके, एरोमेटिक यौगिक आप लोग को पता होगा, जिस जो बेंजीन वाले यौगिक होते हैं उनको सबको एरोमेटिक कहा जाता है। इनिशियली जब हमने पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, इसके मेरे शुरू वाले वीडियोस में, उसमें आपको मिल जाएगा कि एरोमेटिक यौगिक किससे कहते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक यौगिक जनरली एक लाइन में बता देते हैं, वे होते हैं जिनकी एक स्पेशल गंध होती है, एक स्पेसिफिक जो है स्मेल होती है, और वो बेंजीन रिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एल्केन का ये भी गुण होता है कि अगर हम कोई बड़ा एल्केन ले लें जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, ठीक है, और एक अच्छा खासा उसको ताप दे दें हम, और एक कैटलिस्ट ले लें, तो क्या हो जाएगा, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन बना लेता है। ठीक है, यहां पे क्या था, ये हेक्सेन था। कैसे, CH3 CH2 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 CH3, 6 कार्बन हो गया, 14 हाइड्रोजन हो गया। जब हमने इसको ताप दे दिया तो क्या हो गया, ये मिल करके बेंजीन बना लिया। ये 4 हाइड्रोजन निकल गया, 4 हाइड्रोजन निकल गया। कहां कहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन इससे निकलेगा, एक हाइड्रोजन इससे निकलेगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इससे, और फिर एक और निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन बेसिकली निकल जाता है। 4 क्या है, इसको हम 8 हाइड्रोजन बोलते हैं। 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 हाइड्रोजन निकल जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एरोमेटिकरण। क्या बन गया हमारा, बेंजीन। ठीक है, तो जब हम ज्यादा ताप दे देते हैं और प्लेटिनम टाइप का कैटलिस्ट ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन उससे बाहर निकल जाता है, और ये जो नॉर्मल हमारा एल्केन था, हेक्सेन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये एक साइक्लिक संरचना बना लेता है, इस टाइप का बेंजीन यौगिक बना लेता है। ठीक है, इसलिए इसको एरोमेटिकरण या क्रिया या एरोमेटाइजेशन कही जाती है। ठीक है, बेंजीन बेंजीन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे लास्ट है एक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, इंग्लिश में लोग बोलते हैं पायरोलाइसिस। ठीक है, पैरालाइसिस बोलते हैं। पैरालाइसिस में भी क्या होता है, ऊष्मीय अपघटन का मतलब होता है, ठीक है, कि हम किसी चीज को ज्यादा मात्रा में उष्मा दे दें, ऊर्जा दे दें, ताप दे दें, ठीक है, और वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो। पैरालाइसिस का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे हमने सिंपल एथेन ले लिया C2H6, और खूब ज्यादा टेम्परेचर दे दिया 700 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, ये टूट जाता है। ठीक है, क्या होगा, इससे हाइड्रोजन निकल गया। ये पहले क्या था, एथेन था। ठीक है, अभी क्या हो गया,
एथीन बन गया या एथाइलिन बन गया, ठीक है। तो एल्केन से क्या हो जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ऊष्मीय अपघटन कहा जाता है, पायरोलिसिस कहा जाता है। और पायरोलिसिस की सबसे खास पहचान होती है, ठीक है, कि इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो अनुपस्थित होता है, क्योंकि ऑक्सीजन होगा तो इसको जलाने का काम करेगा। ऑक्सीजन हमेशा किसमें मदद करता है, जलाने में। तो इतना ज्यादा जो टेम्परेचर दे देंगे तो जल जाता है, ठीक है। इसीलिए जब ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये रिएक्शन किया जाता है, वो एल्केन लेकर के 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो वो एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जो मेन मेन रिएक्शंस थे। इसके पहले मैंने कंबशन और एक और रिएक्शन पढ़ा दिया था पिछले वाले वीडियोज में। ये 4 या 5 जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे, क्रैकिंग, पहला भंजन, ठीक है, दूसरा समावैवीकरण आइसोमेराइजेशन, तीसरा एरोमेटिकरण एरोमेटाइजेशन, ठीक है, और चौथा हमारा पायरोलिसिस या जिसको हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं वो कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एल्केन के जो है इतने टाइप के रिएक्शंस होते हैं जो मेरे सारे वीडियोस में मिल जाएंगे, इसके पहले वाले में और इस वीडियोस में, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिए। लास्ट में जो सबसे लास्ट में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, उपयोग, यूजेस। आखिर में एल्केन के हमारे पास यूजेस क्या है, ठीक है। तो आपको पता है कार्बन 1 से कार्बन 3 तक, लेट से मेथेन से प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी है, ये सब गैसेस में यूज किए जाते हैं। एलपीजी, गोबर गैस, बायोगैस, ठीक है, सीएनजी। सीएनजी बेसिकली नहीं होता है, लेकिन एलपीजी या गोबर गैस में जनरली जानते हैं आप लोग, ठीक है। मेथेन ही होता है बायोगैस में, ठीक है। प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब एलपीजी में पाए जाते हैं। और जो हमारा C8 बेसिकली है, जिस कार्बन जिसमें 8 होता है, जिसको हम ऑक्टेन कहते हैं। ऑक्टेन, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ऑक्टेन पेट्रोल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो हम पेट्रोल यूज करते हैं उसमें ऑक्टेन पाया जाता है, ठीक है। मोम जो होता है, वैक्सेस जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, मोम, वैक्स, वैसलीन, ठीक है, वैसलीन, और जितनी भी चीजें यूज कर सकते हैं, जितने भी चीजें हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, मोम, वैसलीन, ठंडी के दिनों में, ये सब के सब एल्केन से बने होते हैं। किस कैसे एल्केन्स होते हैं, इसमें एल्केन्स C12 से ज्यादा ऊपर की ओर C20, C22 तक का पाया जाता है, जिसमें कार्बन की संख्या इतनी ज्यादा होती है जो ठोस हो जाते हैं, ठीक है। भौतिक गुण में हमने पढ़ाया है कि कौन से एल्केन ठोस होते हैं, कौन से द्रव होते हैं, कौन से गैस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा केरोसिन होता है, ठीक है, केरोसिन में भी हाइयर एल्केन पाए जाते हैं, C14 से C20 तक का, जो कि ठोस या द्रव में भी होते हैं, ठीक है, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं। तो इस प्रकार से डेली लाइफ में हम डिफरेंट डिफरेंट एल्केन्स का यूज हम देख सकते हैं, एलपीजी से लेकर के, पेट्रोल से लेकर के, मोम, वैसलीन, ठीक है, केरोसिन, इन सभी ये सब चीजें जो होती हैं वो अलग अलग टाइप के एल्केन से बनी होती है, ठीक है। अगर कम कार्बन वाली एल्केन्स हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये सब बायोगैस, ठीक है, एलपीजी जो सिलेंडर हम घरों में यूज करते हैं इनमें पाई जाती है। अगर उससे ज्यादा जाएंगे तो ऑक्टेन जो होता है, कार्बन 8 या 9, ये सब पेट्रोल और इन सब का निर्माण करती हैं। उससे ऊपर जाएंगे तो पेट्रोल और केरोसिन इन सब का निर्माण करती हैं। और अगर उसके ऊपर जाते हैं तो हमारा वैक्स, बेसिकली मोम, वैसलीन, लुब्रिकेंट्स जो गाड़ियों में यूज किया था, ये सब के सब एल्केन से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट था कि एल्केन की जो है रासायनिक गुण जो बचे हुए थे, और साथ साथ में हमारे पास एल्केन के उपयोग क्या क्या है, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, इसी के साथ में छोटा सा इसके बाद जो चैप्टर आता है एल्कीन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एल्कीन क्या होते हैं और उनको एल्कीन क्यों कहा जाता है, और जो है एल्कीन की बेसिक नामकरण क्या होता है, उनकी संरचना कैसे होती है, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे एल्कीन। फिर उसके बाद एल्कीन का जो आगे का है बनाने की विधि और वो सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले जान एल्केन आपका आज खत्म हो जाता है। एल्कीन्स, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था, मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। थोड़ा सा बता देते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है, जानिए, क्योंकि इसमें
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हम इसको तोड़ करके इसको और भी हम कोई चीज सप्लाई कर सकते हैं, कोई और दूसरा चीज हाइड्रोजन या कोई भी और अदर एलिमेंट इसके साथ जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमने ये ले लिया, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको हम लिखते हैं C2H4, एथिलीन जिसको बोलते हैं या एथीन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर इसमें चाहे तो इस एक बॉन्ड को तोड़ करके हम इसको एल्केन में बदल सकते हैं। एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया और एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो क्या हो गया, एल्केन में बन जाता है। तो इसीलिए एल्कीन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है, कि ये असंतृप्त है, इनके पास पर्याप्त हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में, तृप्त संतृप्त का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन नहीं है, इनको और हाइड्रोजन दिया जाएगा तो हाइड्रोजन लेकर के एल्केन का निर्माण कर लेती है, ठीक है। इसलिए इनको असंतृप्त कहा जाता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। तो जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है कि C डबल बॉन्ड C जो है एल्कीन्स में होना चाहिए, ठीक है। एल्कीन जैसे एल्केन के नाम में हम लोग एन जोड़ते थे, ठीक है, ANE, ऐसे जो एल्कीन के नाम में हम लोग क्या जोड़ेंगे, इन, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। सेम फॉर्मूला वही रहेगा क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन एक होने का चांस नहीं, कोई भी एल्कीन ऐसी नहीं पाई जाती है जिसमें कार्बन एक हो, ठीक है। तो कार्बन 2 से स्टार्ट होता है, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, 7, 8, 9, 10 तक जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो हमको पता है जिसमें 2 कार्बन होता है उनको एथ कहते हैं, ठीक है, एथेन, ठीक है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डे, ठीक है। अगर इसमें एन लगा दें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन हो जाता है, लेकिन अगर इसमें कार्बन का 2 कार्बन है, अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एथ इन जोड़ देंगे, एथीन हो गया, ठीक है। 3 है, कार्बन 3 है इसमें, ठीक है, डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक तीसरा भी हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे संयोजकता भी पूरी नहीं, संयोजकता के लिए आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोप और इन जोड़ देंगे तो क्या हो गया, प्रोपीन हो गया, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे कार्बन की संख्या किसी भी एल्कीन में जिस हिसाब से कार्बन होंगे, नंबर ऑफ कार्बन होंगे, अब इसमें आप जोड़ दीजिए CH2 हो जाएगा, ये CH हो गया, ये CH2 हो गया, ठीक है। संयोजकता पूरी करने के लिए आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रोपीन हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से एल्कीन जब भी आप देखें उसमें देखिए कितना नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, और कार्बन 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 डबल बॉन्ड होना एकदम जरूरी क्राइटेरिया, तभी वो एल्कीन कहा जाएगा। फिर आप गिनिए कि कितना नंबर ऑफ कार्बन है उसमें, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उस हिसाब से पहले नाम रखिए, फिर लास्ट में उसमें इन जोड़ दीजिए, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एल्कीन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एल्केन होता है, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी इसके पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट इसका नॉमेनक्लेचर होता है जो जनरली हम लोग जान सकते हैं कि जो है एल्केन एल्कीन एल्काइन में क्या क्या डिफरेंस होता है, नाम हम कैसे रखते हैं, ठीक है। तो कार्बन 2 एथीन, कार्बन 3 प्रोपीन, कार्बन 4 ब्यूटीन, कार्बन 5 पेंटीन, कार्बन 6 हेक्सीन, सब में इन जोड़ना है, कार्बन 7 हेप्टीन, कार्बन 8 ऑक्टीन, कार्बन 9 नोनिन और कार्बन 10 डेकीन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक जो मेन और इंपॉर्टेंट बात आती है स्ट्रक्चर, संरचना, ठीक है। हम एक सिंपल सा एल्कीन लेते हैं जिसमें 2 कार्बन, ठीक है, C डबल बॉन्ड C। अब लेट से कि इनकी 2 संयोजकताएं हम हाइड्रोजन लिख देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि हम CH2H4 लिखते हैं, ठीक है, एथाइलिन लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, एथिलीन, एथाइलिन या एथीन भी कहते हैं लोग, ठीक है, एथीन बेसिकली, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो C ऐसे H ऐसे, ठीक है, ये हो गया ओपन खुली संरचना, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें जो दोनों कार्बन होते हैं, ये कार्बन क्या होते हैं,
sp2 संकरण में, किसमें होता है, sp2 संकरण में होता है। इसीलिए इन इन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच देखेंगे और इस बॉन्ड के बीच देखेंगे तो सबके बीच 120 डिग्री का एंगल होता है, सॉरी 120 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। इसमें भी 120 डिग्री, इसमें भी 120 और इस कार्बन में भी 120 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो 120 डिग्री का कोण हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच और कार्बन कार्बन के बीच पाया जाएगा, क्योंकि ये sp2 संकरित होते हैं, sp2 संकरण पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस जो है संरचना को हम क्या बोलते हैं, ट्राई एंगुलर या जो है त्रिकोणीय संरचना बोलते हैं। एक त्रिभुजाकार हो गई ना ऐसे, ठीक है। 120 120 त्रिभुज में भी होता है ना, तो इसलिए हम त्रिकोणीय बोलते हैं, तीन कोण अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से एल्कीन की जो संरचना होती है वो क्या होती है, त्रिकोणीय होती है। एल्कीन के दोनों कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कैसे। कार्बन का क्या होता है, ठीक है, 6 1s2 2s2 2p2, ठीक है। हम बाहरी वाला लिख लेते हैं, तो ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट का सिचुएशन है, ठीक है। और हम फिर यही एक्साइटेड स्टेट में लिख लेते हैं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके इसके पास चला है। अब क्या है, एक s और 2p ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या होते हैं संकरित हो जाते हैं, क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना, 3 ये ऑर्बिटल मिक्स हो गए और ये आपका बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो sp2 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 3 हो गया, ठीक है। और ये आपका एक पीजेड बाहर पड़ा, ठीक है। तो अब हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन के 3 ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। एक आपका जो है ऑर्बिटल, ये जो खाली वाला है ये पीजेड हम लिख लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, sp2 है, ये क्या है, sp2 है, ये क्या है, sp2, ठीक है। सेम दूसरे वाले कार्बन का भी होगा। अगर हम C2H4 का बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस C का है तो इस C का भी ऐसे होगा, तो इस C का क्या होगा, ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 sp2 sp2, एक p ऑर्बिटल जो है, सॉरी pz खाली होता है, ठीक है, एक जो ये बच जाता है यहां से, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गए, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया हर कार्बन में, ठीक है। तो क्या होता है, ये इसका एक sp2 इसका sp2 ये ओवरलैप कर जाता है, ठीक है, अतिव्यापन हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है। ये जो एक sp2 है ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, ये, ठीक है, ये भी क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। सेम इधर भी होता है, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया इसका, और ये भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो क्या हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब देखेंगे तो एक ये sp2 वाला जुड़ के हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, ये sp2 जुड़ के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ के जो है सिंगल बॉन्ड बना लिया, और ये कार्बन कार्बन आपस में sp2 ओवरलैप हुआ था तो ये सिंगल बॉन्ड बना लिया। सेम इधर सिचुएशन हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, एक बॉन्ड हमको और चाहिए एल्कीन बनाने के लिए। तो चूंकि आप लोग को पता है जब सिरो द्वारा अतिव्यापन होता है, ये क्या है, ठीक है, सिरो द्वारा अतिव्यापन है, ठीक है, हेड ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, सबका क्या हो रहा है, यहाँ पे हेड ओवरलैप हो रहा है। तो एक कॉमन परिभाषा में कहा जाता है कि जब हेड ओवरलैप होता है तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, लेटरल पार्श्वीय अतिव्यापन जिसको कहा जाता है, किनारों द्वारा अतिव्यापन होता है। तो चूंकि ये ऑर्बिटल पीजेड जो खाली बचा था और ये पीजेड जो खाली बचा था दोनों कार्बन में, ये वाला, ठीक है। तो ये पीजेड यहाँ पे, ये पीजेड यहाँ पे, क्या होता है, ये किनारों द्वारा अतिव्यापन करते हैं, ऐसे सिरों द्वारा, ठीक है, क्या करते हैं, सिरों द्वारा। तो कभी ये ऊपर से अतिव्यापन कर लेते हैं, कभी नीचे से, तो ऐसे लेटरल करते हैं, किनारों द्वारा अतिव्यापन करते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पे एक बॉन्ड और बन जाता है जिसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं, पाई बंध कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन जो है, कार्बन कार्बन जो है सिंगल बंध बना पहले कब? सिरो द्वारा अतिव्यापन से, जब ऐसे अतिव्यापन हुआ, लेकिन सिरो द्वारा अतिव्यापन से ये देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पीजेड ऑर्बिटल खाली बचा हुआ था वो किनारों द्वारा अतिव्यापन कर लेता है, ठीक है, जिसको हम पार्श्वीय अतिव्यापन बोलते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब सिरो द्वारा अतिव्यापन होता है तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है हमेशा, ठीक है। लेकिन जब पार्श्वीय अतिव्यापन होता है तो दूसरा बॉन्ड जिसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये टोटल संरचना ऐसे हो जाती है CH CH, ऐसे CH और CH, ठीक है। जबकि दोनों का क्या है, कोण क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 120 डिग्री होता है सेल्सियस, सॉरी 120 डिग्री कोण होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या है, CH2 इसलिए इसके बीच का 120 कोण, और इसलिए हम इसको त्रिकोणीय संरचना बोलते हैं, ठीक है, त्रिकोणीय संरचना बोलते हैं। तो ये होता है एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बंध है, इसके बीच सिग्मा बंध है, ठीक है। इसके बीच एक सिग्मा बंध कार्बन कार्बन के बीच है, दूसरा जो है पाई बॉन्ड। यही कारण भी होता है कि ये जो है एल्कीन एल्केन की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील होती है, क्योंकि इनमें दो बंध है जो एक आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसका रीजन, इसका फैक्ट मैं बताऊंगा, ठीक है, अपने अगले वीडियो में, ठीक है, कि जो है इसी संरचना की वजह से एल्कीन क्यों जो है ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्यों ज्यादा क्रिया करते हैं एल्केन की तुलना में, और इसकी संरचना का, इसकी अभिक्रिया पे या इसकी जो है भौतिक गुण पे, इसके रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट होता है और कैसे होता है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे इसके, बेसिकली मैंने आज बता दिया कि नाम कैसे लिखते हैं एल्कीन का और इसकी संरचना क्या होती है। अगले वीडियो में मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इसकी संरचना क्या होती है और उसके हिसाब से उसके गुण, उसके रासायनिक गुण क्यों ये क्रियाशील ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जो है इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, ध्यान से जो है पढ़िए। उसके बाद अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे 2 दिन के बाद, जिसमें हम बताएंगे टोटली कि आपका एल्कीन की संरचना जो है उसकी क्रियाशीलता और बाकी चीजों को कैसे प्रभावित करती है। तो तब तक के लिए बाय बाय।